जी, हम बात बेटा कर रहे थे को फैक्टर की। तो को फैक्टर में हमने क्या देखा कि चंद एक एंजाइम्स तो बेटा ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर ही मुश्तमिल होंगे और उनको किसी दूसरे कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको बेटा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बेटा हम कहते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या है जी? अ नॉन प्रोटीन पार्ट दैट सम enzymes require for their proper functioning or for their activation is known as cofactor। तो अभी ये कोफैक्टर बेटा हमने बात की कि ये इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम कर सकता है। फिर उसके बाद समटाइम्स ये रिएक्शन में केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करके रिएक्शन में अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। तो ये हो गया कोफैक्टर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि असल में कोफैक्टर चीज क्या है और इंजाइम के साथ इसका तल्लक क्या है या ये क्या रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें तो कोफैक्टर्स हमारे पास मेनली तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। पहला है हमारे पास एक्टिवेटर, दूसरा है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और थर्ड है हमारे पास जी को इंजाइम। को फैक्टर बेटा हमारे पास तीन तरह के हैं। पहला एक्टिवेटर, सेकंड वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप और थर्ड वन इज को इंजाइम। अभी एक्टिवेटर जो है ये वो को फैक्टर है डेट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अगर बेटा को फैक्टर हो इनऑर्गेनिक यानी कि कोई मेटल आयन वगैरह जैसा कि मैग्नीशियम का आयन, आयरन का आयन, कॉपर का आयन, जिंक का आयन, तो अगर किसी इंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक इनऑर्गेनिक नेचर वाले को फैक्टर जैसा कि किसी मेटल आयन की जरूरत पड़े जिसमें मैग्नीशियम आयन हो सकता है, आयरन आयन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक का आयन हो सकता है, तो उसको बेटा फिर हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटर। सेकेंड वन है हमारे पास जी प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। अगर बेटा हम इनकी बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम जो हैं ये दोनों हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि दोनों ऑर्गेनिक होंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेटा ये इंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा। अगर को इंजाइम जो है वो बेटा इंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो और हो भी ऑर्गेनिक इन नेचर, तो उसको हम बेटा कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसा कि हीमोग्लोबिन का जो बेटा हीम ग्रुप है ना, हीम, ठीक है, जो उसकी हेड में होता है दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसी तरह अगर बेटा हम बात करें तो एक इंजाइम है कार्बोक्सिलेज। ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करवाता है किसी भी सबस्ट्रेट में। तो ये कार्बोक्सिलेज ये हो गया इंजाइम और इसके साथ बेटा एक कोएंजाइम अटैच होता है दैट कोएंजाइम इज बायोटिन। अभी जब बायोटिन कार्बोक्सिलेज के साथ अटैच होगा तो ये अटैच होगा बेटा स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो लिहाजा हम बायोटिन को कह सकते हैं कि बायोटिन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये होगी बेटा बात प्रोस्थेटिक ग्रुप की कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या है जी कि अगर
जो कोएंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हो, अगर माइक ऑफ कर देना काइंडली। अच्छा, अगर बेटा कोएंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसकी एक एग्जांपल बेटा हमने पढ़ी, इसकी एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है, और दूसरी एग्जांपल बेटा मैंने आपको दी कि एक एंजाइम है हमारे पास कार्बोक्सिलेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करवाता है, और इस कार्बोक्सिलेज के साथ एक कोएंजाइम अटैच होता है, दैट इज बायोटिन। और जब बेटा बायोटिन कार्बोक्सिलेज के साथ अटैच होगा तो इट विल बी अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि बायोटिन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम। नेक्स्ट है बेटा कोफैक्टर की हमारे पास थर्ड टाइप, एंड दैट इज कोएंजाइम। अभी जो कोएंजाइम है इसका ये भी बेटा ऑर्गेनिक इन नेचर है, लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप से डिफरेंट ऐसे है कि इट विल बी लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। यानी कि बेटा ये एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है ना उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि उसके साथ बहुत ही वीक इंटरेक्शंस होंगी, कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनेगा इन दोनों के दरमियान में। तो ऐसे कोफैक्टर को बेटा हम कहते हैं कोएंजाइम, कि अगर एक एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ने वाला कोफैक्टर बेटा उसके साथ लूजली अटैच्ड हो और हो भी ऑर्गेनिक इन नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ना जुड़ा हो, तो उसको बेटा हम कहते हैं कोएंजाइम। अभी ये जो बेटा कोएंजाइम है ना, ये तकरीबन मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन। हमारी बॉडी में बेटा एक विटामिन पाया जाता है विटामिन बी। तो जितने भी ऑलमोस्ट कोएंजाइम्स हैं ये या तो विटामिन बी के डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि उससे अखज किए गए हैं, या फिर बेटा ये न्यूक्लियोटाइड्स के डेरिवेटिव हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के डेरिवेटिव हैं, जैसा कि FMN फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों बेटा दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पेपर में आपको MCQs पूछा जाएगा जी कि कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ डैश। पहला ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड होगा जी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, थर्ड होगा विटामिन, फोर्थ होगा कि बोथ बी एंड सी। तो आप बोथ बी एंड सी को चूज करेंगे, या अगर अकेला विटामिन दिया गया होगा तो आप विटामिन को चूज करेंगे। और इसकी एग्जांपल बेटा एक हमारे पास है NAD, ठीक है, इसके अलावा FMN है, फिर FAD है, फिर हमारे पास बेटा नियासिन है। तो ये सारे हमारे पास क्या है जी, कोएंजाइम्स। और ये सारे के सारे बेटा एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वीक इंटरेक्शंस, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी इस स्लाइड में बेटा हमने देखा कि जो कोफैक्टर है ये तीन तरह का होता है, पहला एक्टिवेटर, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और तीसरा कोएंजाइम। एक्टिवेटर बेटा हमेशा इनऑर्गेनिक होगा, और कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों होते हैं ऑर्गेनिक, दोनों होते हैं हमारे पास जी ऑर्गेनिक। एक्टिवेटर क्या है कि अगर एक कोफैक्टर अपने एंजाइम के ना प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े और वो हो बेटा मेटल आयन और डिटैचेबल हो, यानी कि उससे अलहदा हो सकता हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा एक्टिवेटर। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है जी मैग्नीशियम आयन की, आयरन आयन की, कॉपर आयन की, जिंक आयन की। मसलन आपने बेटा ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां पे पहला ही एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है, इस हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट होने के लिए बेटा मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन इज एक्टिवेटर फॉर हेक्सोकाइनेज।
लेकिन बेटा अकेला मैग्नीशियम आयन ही नहीं एक्टिवेटर, इसके अलावा आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, ठीक है, हमारे पास जिंक वगैरह भी हो सकता है। फिर उसके बाद बेटा हमने स्टार्ट किया प्रोस्थेटिक ग्रुप को। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर कोफैक्टर प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, यानी कि उसके साथ वीक इंटरेक्शन ना हो, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन की दी, और दूसरा बायोटिन अटैच्ड विद कार्बोक्सी लेस, ये भी हमारे पास क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप। थर्ड फिर बेटा हमने बात की कि कोएंजाइम की, कि अगर कोफैक्टर तो ऑर्गेनिक इन नेचर ही हो, लेकिन बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं बल्कि वीक फोर्सेस के थ्रू जुड़ा हो प्रोटीन पार्ट के साथ, तो उसको हम बेटा कहते हैं कोएंजाइम। और इस ये सारे के सारे तकरीबन बेटा डेरिवेटिव्स हैं किसके, विटामिन वगैरह के, और विटामिन में खसूसन किस विटामिन के, विटामिन बी के, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी में तो बहुत सारे विटामिन हैं, ए है, डी है, ई है, के है, उसके बाद सी है, लेकिन कोएंजाइम्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन बी। और इसकी एग्जांपल बेटा मैंने आपको दी, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड नैड, उसके बाद बेटा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और फिर उसके बाद नियासिन। ये हमारे पास सारे क्या हैं जी, कोएंजाइम्स, एंड ऑल ऑफ दीज विल बी लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम, एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम। कि एपोएंजाइम बेटा हमारे पास क्या है और होलोएंजाइम क्या है। अच्छा बेटा, एक ऐसा एंजाइम जो अपने कोएंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप के बगैर हो, ऐसा एंजाइम जो अपने कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप के बगैर हो, अकेला हो, और उनको एक्टिवेट होने के लिए उनकी जरूरत हो, लेकिन वो अभी उसके साथ अटैच नहीं है, तो उस एंजाइम को बेटा हम कहते हैं एपो एंजाइम। यानी कि फर्ज करें बेटा कि एक एंजाइम है, उसको जो भी को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए वो अभी तक उसके साथ नहीं जुड़ा, अभी वो बेचारा अकेला प्रोटीन पार्ट है, तो दिस विल बी एपो एंजाइम। यहाँ पे देखें ना बेटा डायग्राम में, ये अकेला प्रोटीन पार्ट है पूरे का पूरा, इसके साथ जो इसको कोएंजाइम चाहिए था ये वाला, ये अभी तक इसके साथ आके जुड़ा हुआ नहीं है। तो जितनी देर तक ये अकेला होगा, यानी कि अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बगैर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, एपो एंजाइम। और ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट होने के लिए अपने कोएंजाइम या को प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ बेटा होलो एंजाइम क्या है, कि अगर होलो एंजाइम हमारे पास क्या है, कि अगर एक एंजाइम के साथ आके उसका को फैक्टर यानी कि को एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो आके बेटा इसके साथ जुड़ जाए और ये एक्टिवेट हो जाए, ये इनएक्टिव ना रहे बल्कि एक्टिव हो जाए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। पेपर में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस आता है जी, कि डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम क्या है, कि जब तक एक एंजाइम अपने कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह के बगैर है, उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ, इनएक्टिव है, अपना काम परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, उसको हम बेटा कहेंगे एपो एंजाइम। जबकि दूसरी तरफ जब एक एंजाइम के साथ आके उसका कोफैक्टर जुड़ जाए और जुड़ने के बाद वो एंजाइम हो जाए बेटा एक्टिवेट, ठीक है, पूरा एंजाइम बन जाए, अपना काम परफॉर्म करने के एबल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, होलो एंजाइम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अकरेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कि एंजाइम्स जो हैं ये एक सेल में बेटा कहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अकरेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि इनका बेटा ओरिजिन क्या है,
ठीक है, ये सेल में किस जगह पे पाए जा रहे हैं। तो अगर बेटा हम सेल्स की डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करें तो हमें एंजाइम कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल होता है ना, साइटोसोल बेटा कहते हैं साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज और स्टोरेज बॉडीज के अलावा जो फ्लूइड मौजूद है उस फ्लूइड को साइटोसोल कहा जाता है। तो चंद एक एंजाइम्स बेटा साइटोसोल में मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, यानी कि जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बेटा होता है साइटोप्लाज्म में। तो लिहाजा वो एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि हेक्सोकाइनेज, एल्डोलेज, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फाटेज, ठीक है, ये सारे बेटा हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर। तो इंजाइम्स की पहली लोकेशन या पहली जगह बेटा क्या है कि दे आर डिजॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म्स साइटोसोल, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, ये उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं और वहां पे जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे उनको ये बेटा कैटालाइज करेंगे। और इसकी एक एग्जांपल मैंने दे दी कि जो बेटा हमारे सेल्स में ग्लाइकोलिसिस होता है उसके लिए जितने भी इंजाइम्स हैं वो हमारे साइटोसोल में पाए जाते हैं। सेकंड वन है बेटा कुछ ऐसे इंजाइम्स भी हैं जो मखसूस किस्म की ऑर्गेनेलीज के साथ बाउंड हैं और वहां पे जहां पे इन्होंने इस्तेमाल होना है उसी जगह पे बेटा ये प्रोड्यूस भी होते हैं। मसलन फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा जो एंजाइम्स हमें रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स को या एल्गी वगैरह को, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट में। ये साइटोसोल के अंदर नहीं होंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, तो लिहाजा इनका फिर साइटोसोल के अंदर कोई काम नहीं है। जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस करवाएंगे वो कहाँ पे होंगे जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर अगर बेटा बात की जाए रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें आगे आ जाएगा बेटा क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये सारे बेटा क्या हैं, दीज आर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनके लिए जितने भी एंजाइम्स हमें रिक्वायर हैं हमारे सेल को, वो बेटा कहाँ पे होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोसोल में नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका वहां पे काम ही कोई नहीं है, इनका काम तो रिलेटेड है एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, तो लिहाजा ये सारे फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। इसी तरह बेटा अगर हम देखें वो एंजाइम्स जिनकी जरूरत है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस किस कहाँ पे होती है, राइबोसोम्स के ऊपर। तो जितने भी एंजाइम्स का प्रोटीन सिंथेसिस में काम है तो वो वहां पे ही यानी कि राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद होंगे। तो इस सारी स्लाइड में बेटा हमने एक ही बात की कि हर इंजाइम उस स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा जिस पे उसने बेटा किसी सर्टन यानी कि किसी खास बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना है। ठीक है, वो फिर दूसरी जगह पे जहां पे उसका कोई काम नहीं है वहां पे वो मौजूद नहीं होगा। मसलन हमने पढ़ा जी कि जिन एंजाइम्स की बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर जरूरत है वो साइटोप्लाज्म में ही होंगे, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स। फिर जिन एंजाइम्स की जरूरत ऑर्गेनेलीज में है वो ऑर्गेनेलीज में ही होंगे, वो साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे। उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी कि जो फोटोसिंथेसिस वाले बेटा एंजाइम हैं वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती ही क्लोरोप्लास्ट में है, तो लिहाजा उनका काम ही क्लोरोप्लास्ट में है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, कहीं और नहीं होंगे। फिर तीसरा, वो एंजाइम्स जिनका काम बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में है, यानी कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन या क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व होना है, ठीक है, वो सारे कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। इसी तरह बेटा हमने बात की कि
वो एंजाइम्स जिनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के ऊपर, तो लिहाजा वो राइबोसोम्स पे के साथ अटैच होंगे या वो जगहों पे अटैच होंगे जहां पे राइबोसोम्स हैं, वो किसी और जगह पे मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पे बेटा पेपर में वो आपको शार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि इन ईच इंजाइम इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन जस्टिफाई इट, कि हर इंजाइम एक मखसूस किस्म की जगह पर मौजूद होता है, इस चीज की वजाहत करें। तो आप इसी तरह वजाहत करेंगे कि हर इंजाइम का बेटा एक मखसूस काम है, यानी कि उसने एक मखसूस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना है, तो जहां पे वो रिएक्शन हो रहा है तो इंजाइम भी वहां पे ही होगा, इंजाइम किसी दूसरी जगह पे नहीं होगा। एक दो आप एग्जांपल दे दें कि भाई फर्ज करें हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगे, ना कि ऑर्गेनेलिस के अंदर। दूसरी एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो आप बात करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इनके लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, वो लाइसोसोम वगैरह में नहीं होंगे। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, सेल के अंदर डाइजेशन वगैरह करना, ऑटोफेगी करना। तो उन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व्ड एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम में ही होंगे, वो किसी दूसरी ऑर्गेनेली में मौजूद नहीं होंगे। तो अभी तक बेटा हमने इस लेक्चर में बात की कि एक कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर की जो तीन टाइप्स हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स, वो क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या है, उसकी बात हमने की। उसके बाद बेटा हमने बात की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम, कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम दोनों में क्या फर्क है। और लास्ट बेटा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि हर एंजाइम जो है उसकी एक सेल में स्पेसिफिक लोकेशन होती है, स्पेसिफिक लोकेशन क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, वो बेटा हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए उसको जस्टिफाई किया।